हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीबीएसई शिक्षा। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 की साइंस की बुक का लेसन नंबर 1 का पार्ट 2। पार्ट 1 हम इसके पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं, तो अगर आप लोगों ने अभी तक जाकर नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है सिंचाई। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि सभी सजीवों के लिए जल कितना आवश्यक होता है, यानी सभी सजीवों को जीवित रखने के लिए जल बहुत ज़रूरी होता है। इसी प्रकार से पौधों में वृद्धि के लिए जल जो होता है बहुत विशेष महत्व रखता है। ठीक है, तो पौधों में जो जल हम डालते हैं वो क्या होता है, वो जड़ों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, और फिर क्या होता है, जो जल होता है वो पौधों में कितना परसेंट होता है, लगभग 90% होता है। ठीक है, और जल बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम अपने पौधों में जल नहीं डालेंगे, या मान लीजिए आपने कोई बीज बोया, ठीक है, तो अगर आप उस बीज बोने के बाद आप पानी नहीं डालोगे तो क्या होगा, वो बीज आपका अंकुरित ही नहीं होगा। अंकुरित नहीं होगा तो उसका पौधा आगे जाके नहीं बनेगा, नहीं वृद्धि नहीं होगी। तो इसीलिए हमको पौधों में जल डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और क्या होता है, जल में घुले हुए पोषकों का स्थानांतरण पौधों के प्रत्येक भाग में होता है। ये फसल की पाले और गर्म हवा से रक्षा करता है। ठीक है, और स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना ज़रूरी होता है। क्या होता है, जो जल हम डालते हैं पौधों में, तो जो जल होता है वो जड़ें अपने अंदर सोख लेती हैं, और उसके बाद जड़ों के द्वारा ही, यानी जड़ क्या करती है, पूरे पौधे को पानी पहुंचाती है। और जल क्या करता है, यानी अगर हम पौधों में जल डालते हैं, वो क्या करता है, वो उसे गर्म हवा से, पाले से उसको बचाता है और मिट्टी में नमी बनाए रखता है। अगर हम मिट्टी में नमी बनाए रखेंगे तो क्या होगा, फसल में वृद्धि अच्छी होगी और फ़ायदा होगा किसान को, है ना। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं निश्चित अंतराल पर खेत में जल देने को सिंचाई कहते हैं। यानी यहाँ पे डेफिनेशन आ जाती है किसकी, सिंचाई की। 1 नंबर में आपकी डेफिनेशन यहाँ पर आ सकती है कि बताइए सिंचाई किसे कहते हैं। तो आप बता देंगे यहाँ पे कि निश्चित अंतराल पर खेत में जल देने को सिंचाई कहते हैं। यानी एक समय समय पर जब हम खेत में पानी डालते हैं तो उसको हम सिंचाई कहते हैं। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि बताइए सिंचाई के स्रोत क्या होते हैं। स्रोत मतलब स्रोत क्या, यानी जो चीज़ हमें जहाँ से मिल रही है उसका स्रोत क्या है। तो हमें कहाँ से मिलता है पानी, हमें कुओं से मिलता है, जलकूप से, तालाब से, झील से, और नदियाँ, बांध, नहर वगैरह से हमको सिंचाई के लिए पानी मिलता है। किसान वहाँ से पानी लेता है। तो देखिए यहाँ पर ना कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको समझाएंगे सिंचाई के पारंपरिक तरीके। यहाँ पर दिया हुआ है क्या, सिंचाई के पारंपरिक तरीके। अब ये क्या होते हैं भाई, मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि जो पारंपरिक होता है इसका मतलब होता है पुराने ज़माने से चले आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिंचाई है उसके जो तरीके हैं वो कुछ पुराने हैं, जैसे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो जब पहले के ज़माने में जो सिंचाई हुआ करती थी वो किस तरह से हुआ करती थी, वो कहाँ से पानी लिया करते थे, कुओं से, झीलों से, नहरों से सीधा पानी लिया करते थे। जल को वो निकाल कर वो कहाँ पहुँचाते थे, वो खेतों तक पहुँचाते थे। ठीक है, तो ये हमारी सिंचाई का पुराने तरीके थे। और यहाँ पे ना कुछ नाम भी दिए हुए हैं जो आप देख सकते हैं इधर, जैसे कि मोट, घिरनी, चैन पंप, ढेकली, रहट, उत्तोलक तंत्र। ठीक है, तो आप यहाँ पे चित्रों में देख सकते हैं। आप ये वाला देखिए, ये जो है ये है मोट वाला तरीका। ठीक है, यानी इस तरीके से वो पानी को कुएं से निकाल कर डाल रहे हैं। और ये है हमारा चैन पंप, ढेकली। ठीक है, और ये रहा हमारा रहट वाला। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है सिंचाई की आधुनिक विधियाँ। सिंचाई की आधुनिक विधियाँ, आधुनिक का मतलब यहाँ पर क्या है, यानी आज के ज़माने में जो चल रहा है मॉडर्न टाइम में। ठीक है, तो सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। मुख्य विधियाँ निम्न है। यहाँ पे कुछ मुख्य विधियाँ दी हुई हैं। किसकी किसकी दी हुई हैं, छिड़काव तंत्र यानी सिंचाई की। पहला है आपका छिड़काव तंत्र। इसमें क्या होता है, इसमें ना और ये होता कहाँ पर है, ये ना ऐसी जगहों पर होता है जहाँ की जो भूमि है वो असमतल हो। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, यहाँ पर पाइप लगा देते हैं और उसके अंदर
इस तरीके से यहाँ पे घूमने वाला नोज़ल लगा देते हैं। तो ऐसे क्या मतलब पानी फिर छोड़ देते हैं कुएँ से, कुएँ मोटर लगी होती हैं और इस तरीके से वह पानी आता है। तो ऐसा लगता है जैसे वर्षा हो रही है, यानी वर्षा टाइप लगता है, मतलब जब पानी छिड़काव होता है ना पानी का, तो ये बताया गया है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है एक और, जिसे कहते हैं ड्रिप तंत्र। ठीक है, यहाँ पे ड्रिप तंत्र क्या है? ड्रिप तंत्र में इस तरह से नहीं होता जैसे यहाँ पर दिया हुआ था कि छिड़काव के तरीके से हो रहा है और पाइप ऊपर से इस तरीके से है, लेकिन नहीं, इधर कैसे होगा? पाइपों को एक एक पौधे के आगे यहाँ पे वो टंकी खोल देते हैं, यानी पाइप को खोल देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे उन्होंने पाइप को खोल रखा है, ठीक है, यहाँ पे भी पाइप को खोल रखा है, यानी हर पौधे के आगे पाइप को खोल रखा है और वो पाइप पानी उस पौधे में सीधा पहुँचा देगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहाँ पर फिर हम कहते हैं, यहाँ पर नया टॉपिक आता है खरपतवार से सुरक्षा। अब हम देखेंगे खरपतवार क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है खेत में कई अन्य अवांछित पौधे हो जाते हैं। अवांछित पौधे क्या? जो हमको नहीं चाहिए, जो खुद से उग जाते हैं, जिन्हें किसान नहीं उगाता है, जिन्हें उगाने के लिए बीज नहीं डाले जाते हैं, जो खुद से उगाते हैं नेचुरली। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम खरपतवार कहते हैं। ठीक है, तो जब हम खरपतवार, तो देखो जो पौधे हमें चाहिए ही नहीं है तो उन्हें तो हम हटाएंगे ना, तो जब खरपतवार को हम हटाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम निराई कहते हैं। अब आपका इसमें भी 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए खरपतवार क्या होती है, तो आप क्या बताएंगे कि खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को ही हम निराई कहते हैं। ठीक है, निराई क्यों ज़रूरी है? निराई हम क्यों करते हैं? खरपतवार को हम क्यों हटाते हैं? क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर क्या डालता है? प्रभाव डालता है, यानी वो उसकी जो वृद्धि है उसमें कमी करता है। ठीक है, और पोषक, जल, प्रकाश, मतलब इन सबको वो मतलब परेशानी पैदा करता है फसल में, तो इस वजह से। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। ठीक है, फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने और हटाने में सहायता मिलती है, और जो खरपतवार होती है ना उसको हम जड़ से उखाड़ते हैं। ठीक है, और हम कब कब हटाना सही रहता है? यानी जब बीज जो होते हैं ना, मतलब उसमें पुष्पण एवं बीज बनने से पहले हम अगर उसको हटा लें खरपतवार को तो काफ़ी अच्छा रहता है। उसके बाद रसायनों के उपयोग से भी हम क्या कर सकते हैं? खरपतवार को हटा सकते हैं। तो जो रसायन हम डालते हैं खरपतवार हटाने को, उसे हम क्या कहते हैं? खरपतवार नाशी। ठीक है, इससे भी खरपतवार को हटाया जा सकता है। उसके बाद जैसा कि आप इस पिक्चर में देख भी सकते हैं कि खरपतवार नाशी की जो किसान है वो डाल रहा है अपने खेतों में खरपतवार को हटाने के लिए, तो इसे कहते हैं खरपतवार नाशी का छिड़काव। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कटाई, यानी कि जो आपकी फसल है जब बनकर तैयार हो जाती है तब उसे हम क्या करते हैं? तब हम काटते हैं फसल को, तो उस काटने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कटाई कहते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या बोला गया है। फसल कटाई, यानी फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, यानी जब फसल तैयार हो जाएगी तो काटेंगे ना, खेत में थोड़ी ना छोड़ देंगे उसको, तो इसीलिए तो फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद हम क्या करते हैं? उसे काटते हैं, और इसी प्रक्रिया क्या कहते हैं? इसी प्रक्रिया को कटाई कहते हैं। ठीक है, कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। यानी हम पौधों की कटाई कैसे करते हैं? या तो हम जो पौधा है हमारा उसको सीधे ही उखाड़ लेंगे, नहीं तो इससे हम इसकी कटाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे देश में दरांती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है। यानी जो हमारा देश है यह है आपकी दरांती। ठीक है, हमारे देश में इसकी सहायता से फसलों की कटाई होती है। ठीक है, लेकिन एक मशीन का इस्तेमाल भी करा जाता है फसल की कटाई के लिए। एक मशीन का इस्तेमाल भी करा जाता है, इसका नाम क्या है? हार्वेस्टर। यानी कि आजकल तो आधुनिक ज़माना आ गया है, आधुनिक समय है, सब कुछ मशीनों से ही होता है ज़्यादातर। तो कटाई में भी मशीनों का हाथ ज़रूर होगा, तो वो कटाई की मशीन कौन सी है? वो है हार्वेस्टर। ठीक है, तो काटी गई फसल से बीजों दानों को भूसे से अलग करना होता है और इसे थ्रेशिंग कहते हैं। यानी जो हम फसल काटते हैं ना तो उसमें बीज आ जाते हैं, ठीक है, भूसा, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, तो इसको अलग करना होता है। ठीक है, तो इसको अलग करने की कौन सी मशीन होती है? थ्रेशिंग। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है, अच्छा ये पिक्चर देखिए, ये है कॉम्बाइन की मशीन।
जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप है। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर विनोइंग अलग करते हैं। आप इसके विषय में कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। यानी ये मशीनें हैं जिनसे फसल को काटने के बाद उनकी जो बीज और उससे उसके जो भूसा वगैरह उसको फटक कर या मशीनों के द्वारा अलग करा जाता है। तो ये कुछ मशीनें दी हुई हैं जैसे हार्वेस्टर और ये आपका कॉम्बाइन, ये सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है भंडारण, यानी फसल अब पक चुकी है, कट चुकी है, कटने के बाद हम उसको भंडारण कर देंगे, यानी फसल का भंडारण हम कर देंगे। उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। उत्पाद क्या है यहाँ पे, यानी जो चीज़ आपने बनाई है, क्या फसल, तो वो क्या हो गया आपका, वो हो गया आपका उत्पाद, ठीक है। उत्पाद का भंडारण क्या है, एक महत्वपूर्ण कार्य है, यानी जो चीज़ आपने बनाई है कितनी मेहनत से, तो उसको ध्यान से सही तरीके से सही सुरक्षित जगह पर रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है, क्योंकि आपको वो उत्पाद बनाने में यानी वो फसल बनाने में बहुत ज़्यादा बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो आपको अपनी फसल को ऐसी जगह पे रखना चाहिए जहाँ पर क्या नमी ना हो, कीट ना हो, चूहे ना हो, सूक्ष्म जीव ना हो, ठीक है। अगर आप ऐसी जगह पर अपनी फसल का भंडारण करते हैं जहाँ पर नमी हो, सीलन, जिससे आपकी फसल पूरी तरीके से सड़ सकती है, और अगर कीड़े लग गए तो भी ख़राब, चूहे ना हो तो चूहे खा सकते हैं फसल को, और सूक्ष्म जीव छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो लग सकते हैं। यानी ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर इन सभी चीज़ों से आपकी फसल सुरक्षित रहे, ठीक है। तो ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दानों को सुखाए बिना भंडारित किया गया तो इनके खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से वे अंकुरण के लिए अनुपयोगी होते हैं। यानी क्या करना चाहिए, जो हमारी ताज़ा फसल होती है जो अभी अभी बनकर आई है, तो सबसे पहले हमें उसको क्या करना चाहिए, थोड़ी सी धूप लगा लेनी चाहिए, तो वो काफ़ी सही रहता है उसके लिए, ठीक है। यानी सुखा लेना चाहिए हमें। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है भंडारण से पहले दानों को धूप में सुखाना आवश्यक है, जिससे उनकी नमी में कमी आ जाती है और इससे उनकी कीट पीड़ा को जीवाणु एवं कवक से सुरक्षा हो जाती है। तो मैंने आपको बता ही दिया था। फिर किसान अपनी फसल उत्पाद का भंडारण जूट के बोरों में और धातु के बड़े पात्र में करते हैं। यानी जो अपनी फसल है किसान वो कहाँ कहाँ रखता है, बोरियों में रखता है, ठीक है। इस तरीके से ये पिक्चर आप देख सकते हैं, यानी एक बड़ा सा हॉल हो जहाँ पर इन बोरियों में बड़ी सुरक्षित तरीके से आपकी जो फसल है उसको भंडारित किया जाए, जहाँ पर वो कीड़े मकोड़े, सूक्ष्म जीव, चूहे, नमी से सुरक्षित रहें, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे अच्छा ये देख रहे हैं आप, ये पिक्चर ये क्या है, ये है अनाज भंडारण के लिए साइलो। ये बड़े बड़े कंटेनर हैं, इनके अंदर बड़ी बड़ी सी मात्रा में हमारा अनाज बड़े सुरक्षित तरीके से रखा जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका दिया हुआ है नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है जंतुओं से भोजन, ठीक है। तो ये आपको एक सारणी दी हुई है। खाद्य पदार्थ यानी कि दूध है, तो दूध हमें कहाँ से मिलता है, दूध का स्रोत क्या है, गाय, भैंस, बकरी, ऊँटनी। उसके बाद जैसे अंडे हो गए, अंडे का स्रोत क्या होता है, मुर्गी, ठीक है। तो इस तरीके से हमको ये टेबल आप भर सकते हैं खुद से। तो इस सारणी की पूर्ति करने के बाद आपने देखा होगा कि पौधों की तरह ही जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। यहाँ पे ये खाद्य पदार्थ का मतलब क्या है, खाद्य मतलब खाना, पदार्थ मतलब चीज़ें, यानी खाने की चीज़ें, ठीक है। तो जो जंतु होते हैं वो हमें कई प्रकार की खाने की चीज़ें देते हैं, जैसे कि दूध, अंडा, मांस, मच्छी, ठीक है। ये सभी चीज़ें हमें किससे मिलती हैं, जंतुओं से मिलती हैं। फिर क्या कहते हैं कि समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। यानी कि जो लोग समुद्र किनारे रहते हैं वो लोग मछली बड़े चाव से खाते हैं और मछली उनका खाद्य पदार्थ होता है, ठीक है।
और क्या कह रहे हैं, हमने अभी सीखा कि फसल उत्पादन के विभिन्न चरण हैं, बीजों का चयन, बुआई इत्यादि। यानी कि फसल उगाने के लिए सबसे पहले आपको मिट्टी को पोला करना होगा, फिर बुआई करनी होगी, ठीक है, फिर सिंचाई, ये सभी चीज़ें हमने अभी पीछे पढ़ी हैं, तो आप लोगों को इतना तो पता होगा। तो इसी प्रकार घरों में या फार्म पर पालने वाले जो पालतू पशु होते हैं ना, जैसे मुर्गी, बकरी, गाय, भैंस, ये तो उनको हमें क्या उचित खाना भी देना चाहिए और रहने की ठीक से जगह भी देनी चाहिए, जहाँ पर वो आराम से रह सकें, क्योंकि वो हमारी कितनी हेल्प करते हैं, वो हमें खाने के लिए कितना सारा सामान देते हैं, वो हमारी कितनी हेल्प करते हैं। तो हमें भी उन सभी जीव जंतुओं के खाने का और रहने का बहुत ख़ास ख्याल रखना चाहिए। जब ये बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे पशुपालन कहते हैं। यानी कि जब हम किसी, यानी जो जंतु होते हैं ना, वो हमारे बड़े काम आते हैं, वो हमें खाने के लिए सामान देते हैं। तो लोग इससे क्या करते हैं, बिज़नेस भी करते हैं, ऐसे अंडों का बिज़नेस, जैसे दूध का बिज़नेस। तो जब दूध का कोई बिज़नेस करेगा तो गाय भैंस ज़ाहिर सी बातें होंगी, तो बड़े इस पैमाने पर क्या होता है, उनको रखा जाता है, गायों को भैंसों को रखा जाता है, ठीक है, उनको खाना खिलाया जाता है, उनके रहने का बंदोबस्त होता है। तो जब ये काम बड़े स्तर पे बड़े पैमाने पर होता है तो इसे पशुपालन कहते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये जो लेसन है ये ख़त्म हो जाता है और ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि क्वेश्चन आंसर्स मैं वीडियो में दिखाऊं या समझाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।